जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। फिर चाहे जितना मर्जी आंख फाड़ लो, वो नहीं दिखता है। ऐसा ही कुछ फीलिंग आता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म पढ़ते हुए। आइसोमेरिज्म ना एग्जामिनर्स का एकदम फेवरेट वेपन होता है, एकदम टेरराइजिंग। जितना मर्जी मीडियोकर क्वेश्चन हो, आइसोमेरिज्म का तड़का मार के क्वेश्चन अच्छा हो ही जाना है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम खुद को आइसोमेरिज्म के टूल के साथ एकदम एम्पावर करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज अदिति बंसल एंड वेलकम टू योर चैनल जीरो एंट्रोपी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल इन तीनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। अगर आपको टॉटोमेरिज्म चाहिए तो जीओसी का वीडियो, और अगर आपको कन्फर्मर्स चाहिए तो हाइड्रोकार्बन्स का वीडियो। हैशटैग जीरो एंट्रोपी वन शॉट चैप्टर नेम करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो शुरू किया जाए। तो आइसोमेरिज्म को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको। पहले इसको समझ लिया जाए। ये क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड एलिफैटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मान लो मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H8। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? एलिफैटिक और सैचुरेटेड। 4 कार्बन वाला एलिफैटिक और सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा C4H10, यानी कि एल्केन। C4H10 फॉर्मूला। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बन गया 1। सिमिलरली सपोज मेरे पास है एल्कीन, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड। फॉर्मूला इसका भी आएगा C4H8। अगेन इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सैचुरेटेड एलिफैटिक स्ट्रक्चर में, यानी कि C4H10 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे इसमें भी एक मॉलिक्यूल H2 का ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन इसका मतलब इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। तो मतलब इन शॉर्ट किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसके अंदर प्रेजेंट पाई बॉन्ड्स और रिंग्स को बताता है हमें। इसको कैलकुलेट कैसे करना है? जैसे मान लो मेरे पास फॉर्मूला है C3H4। इसमें पूछा गया है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भाई 3 कार्बन के लिए अगर एक सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड बनेगा तो उसका फॉर्मूला होगा C3H8। कैसे पता चला? अरे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, बस वही यूज किया यहाँ पे। तो वहां से अपने पास C3H8 आया। तो मतलब 4 से 8 हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 H2 मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2। आई बात समझ में? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालना है? अच्छा, इसी फॉर्मूला में अगर साथ में मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी लगा दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऑक्सीजन चाहे 1 हो 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से ही कैलकुलेट करोगे आप। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटी सी एप्लीकेशन मैं आपको अभी यहीं पे बता देना चाहती हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर किसी 2 मॉलिक्यूल्स का सेम है, फिर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा एंड हेंस उसमें आइसोमेरिज्म का स्कोप है। पर अगर उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही डिफरेंट आ गया तो मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा। मतलब वो आइसोमर्स तो नहीं हो सकते हैं। ऐसा पूछते हैं ना क्वेश्चन में कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं और फिर उसमें पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। वो चेन आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर हैं, स्टीरियो आइसोमर हैं, या फिर आइसोमर ही नहीं है, या फिर आइडेंटिकल हैं। ऐसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको उन दोनों मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करना चाहिए। अगर तो सेम है तो ही आइसोमेरिज्म का स्कोप है। अगर वहीं पे डिफरेंस आ गया तो मतलब वो आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा। समझा यहां तक? अब हम प्रोसीड करते हैं आइसोमर्स के ऊपर। आइसोमर्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब प्रॉपर्टीज फिजिकल भी डिफरेंट हो सकती हैं, केमिकल भी डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों भी डिफरेंट हो सकती हैं। और इनकी कैटेगराइजेशन ब्रॉडली इनटू स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में तो क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही डिफरेंट हो जाता है। मतलब अगर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो उनका IUPAC नेम डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसमें एटम्स का आपस में जो अरेंजमेंट है, कनेक्शन है, वही डिफरेंट है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में आप IUPAC नेम लिखोगे तो सेम आएगा,
डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है एटम्स का स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, आपस में कनेक्शन नहीं, स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, वहां पे डिफरेंस आता है। और ये दो टाइप्स का है, कन्फर्मर्स एंड कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल फर्दर दो टाइप का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इसी के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे इस वीडियो के अंदर। स्ट्रक्चरल बहुत सारे टाइप्स के हैं, बट ये वाले तीनों टाइप्स मेन हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामर्स, रिंग चेन, टॉटोमर्स। मेटामर्स तो एक तरीके से चेन का ही एक स्पेशल केस है। सिमिलरली रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप का ही एक स्पेशल केस है। टॉटोमर्स इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल अगेन। टॉटोमर्स हम इस वीडियो में डील नहीं करने वाले हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, और कन्फर्मर्स भी नहीं करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, एटम्स का आपस में कनेक्शन ही डिफरेंट होता है। चेन आइसोमेरिज्म का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे अगर 4 कार्बन एटम्स को मैंने ओपन चेन में कनेक्ट किया तो ब्यूटेन बन गया। इसी को आप 1 2 3 और एक का ब्रांच लगा दिया, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हो। 2 मिथाइल प्रोपेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन भी बना सकते हो, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन दोनों के IUPAC नेम्स कंप्लीटली डिफरेंट है। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन के अंदर रूट वर्ड देख के ही आप बता सकते हो कि भाई ये चेन आइसोमर्स है। और नेक्स्ट आता है पोजिशन आइसोमर्स। पोजिशन आइसोमर्स में सारे नाम में सिर्फ और सिर्फ लोकेंट में डिफरेंस आएगा। अगर IUPAC नेम के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ लोकेंट में डिफरेंस आएगा। किसका लोकेंट, किसका नंबर? फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट हो सकता है, या फिर अनसैचुरेशन अगर कुछ प्रेजेंट है, इन या फिर आइन, उसका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, या फिर जो आगे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेनॉल का, तो 3 कार्बन एटम्स के ऊपर OH लगाना है तो दूसरे कार्बन पे भी लग सकता है और पहले कार्बन पे भी लग सकता है। प्रोपेन 2 ऑल भी बन सकता है, प्रोपेन 1 ऑल भी बन सकता है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। और तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। कुछ पेयर बताती हूं आपको, जैसे अल्कोहल और ईथर, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों का फॉर्मूला सेम सेम होता है ना। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इन सब में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम आता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर आपके पास एक फॉर्मूला गिवन हो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पॉसिबल हैं, तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बहुत बड़ा रोल आएगा। प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको दे दिया फॉर्मूला, लेट्स से C4H8, तो आपको देखते ही समझ में आया कि भाई 4 कार्बन के लिए तो 10 हाइड्रोजन होने चाहिए थे सैचुरेटेड एलिफैटिक के लिए, पर इसमें तो 8 ही हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल का डिफरेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। मतलब ये या तो एक डबल बॉन्ड इंक्लूड करेगा या फिर एक रिंग इंक्लूड करेगा। तो द फंक्शनल ग्रुप्स पॉसिबल आर एल्कीन्स और साइक्लोएल्केन। ये 2 कैटेगरी के ग्रुप्स बन सकते हैं इसमें, 2 कैटेगरी के कंपाउंड्स बन सकते हैं इसमें। सिमिलरली अगर मैंने आपको दे दिया फॉर्मूला, लेट्स से C4H6, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 2। तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए या तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, या फिर 2 रिंग्स होंगी, या फिर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग का कॉम्बिनेशन होगा। इससे अपने पास क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स पॉसिबल हुए? 2 पाई बॉन्ड्स एल्काइन हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड्स 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड के साथ रिंग और पाई बॉन्ड लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड। 2 रिंग्स भी हो सकती हैं, स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो इस तरीके से बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला एंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से पॉसिबल हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली जो पूछे जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का पेयर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का पेयर, देन अल्कोहल और ईथर का पेयर, देन साइक्लोएल्केन और एल्कीन का पेयर। ये चारों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कुछ और देखते हैं जरा। ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई फर्क नहीं आता है। तो CnH2n है अगर,
लेट्स टेक C4H8O। इस फॉर्मूला के साथ देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जितने बने हुए हैं। जैसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया तो मतलब कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन मतलब एल्डिहाइड कीटोन पॉसिबल होंगे, या फिर डबल बॉन्ड को कार्बन चेन में लगा दो और ऑक्सीजन को OH की फॉर्म में लगा दो। अल्कोहल आ गया तो ईथर भी आएगा ही। ईथर साइक्लिक ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल रिंग भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप्स को जज कर सकते हैं। सिमिलरली लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, CnH2nO2 यानी कि C4H8O2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी भी एक है, मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, एस्टर भी आ गया, या फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्कोक्सी एल्डिहाइड। एल्कोक्सी का मतलब ईथर आ गया इसमें। अगर हाइड्रोक्सी है तो एल्कोक्सी भी आएगा ही, समझ में आया? अल्कोहल है तो ईथर भी आएगा ही, एल्डिहाइड है तो कीटोन भी आएगा ही। तो इस तरीके से अपन फंक्शनल ग्रुप्स को जज कर सकते हैं। ये जो एक एग्जांपल है ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है इसमें, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ अगर अमाइन या अमाइड प्रेजेंट हो तो उनकी डिग्री चेंज होने से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हुआ माना जाता है। जैसे अगर मेरे पास 3 कार्बन्स हैं और एक नाइट्रोजन है तो उन तीनों कार्बन्स को हम ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, यहाँ पे 3 होंगे, उसको मैं नहीं लिख रही हूं बार बार। सिमिलरली सेकेंडरी भी बना सकते हो आप। सेकेंडरी के लिए एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। या फिर आप प्राइमरी भी बना सकते हो, तीनों कार्बन एक साथ लगा के एक तरफ NH2 लगा दो। तो इन तीनों में सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप बोलने के लिए तीनों में ही अमाइन है, लेकिन क्योंकि डिग्री वेरी हो रहा है तो आप उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही कंसिडर करोगे। अमाइड के लिए भी सेम चीज वैलिड है। कुछ और ग्रुप्स है यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप लगा होगा, या फिर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज कर दोगे तो ONO बन जाएगा। साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज कर दोगे तो आइसोसाइनाइड। साइनेट, कार्बन के थ्रू लिंकेज, आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज। तो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब तीनों को कंबाइन करते हुए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। C4H10O, कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने को बोला हो तो आप हमेशा इसी अप्रोच को फॉलो करो। ना तो आप कभी गलती करोगे एक्स्ट्रा मार्क करके, ना कभी आप कम मार्क करोगे, सारे आइसोमर्स इंक्लूड करके आओगे आप। सबसे पहले निकालेंगे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जो कि इसमें 0 नजर आ रहा है हमें। एक ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्ड वाला कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है भाई? या तो अल्कोहल पॉसिबल होगा और इसी का भाई ईथर प्रेजेंट हो सकता है। ये पहली चीज हुई, हमने कैटेगरीज बना ली फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। अब इसमें आगे क्या करेंगे हम? उसके बाद अब हम इसकी चेन्स बनाएंगे। 4 कार्बन की किस किस टाइप की चेन पॉसिबल है? 4 कार्बन को या तो आप ओपन चेन ऐसा कर सकते हो, 4 कार्बन को या तो आप ओपन चेन 3 का चेन बना के 1 का ब्रांच लगा सकते हो, दोनों तरफ बनाते जाओ। अब इसके बाद सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को वेरी करना है हमें और हमारे पास सारे आइसोमर्स का कलेक्शन आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है तो वो कार्बन के साथ आके जुड़ेगा। तो देखो ये वाला पहला और ये वाला पहला दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब चेन के एंड्स हैं, ये कहीं से भी काउंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। OH यहां से भी लगा सकते हो, OH यहां से भी लगा सकते हो। तो दिस विल गिव राइज टू 1 आइसोमर। सिमिलरली ये वाला और ये वाला कार्बन, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, एक ही बात है, चाहे यहां पे लगे चाहे यहां पे लगे, आप उसको सेकेंड पोजीशन ही बोलोगे। तो यहां से अपने पास एक और आइसोमर आ गया, यानी कि टोटल यहां पे हो गए 2। इधर चलते हैं, यहां पे अल्कोहल किस किस पोजीशन पे लग सकता है? अब अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इस बीच वाले कार्बन के लिए
बाकी के तीनों कार्बन्स टर्मिनल हैं, तीनों ही इक्विवेलेंट हैं, इसमें से कहीं पे भी OH लगाओ एक ही आइसोमर मिलेगा, एक ही बात है। और दूसरा आइसोमर मिलेगा सेकंड वाले कार्बन के ऊपर लगा के। तो यहां से भी अपने पास 2 आइसोमर्स आ गए। ये हो गया अल्कोहल वाला पार्ट। अल्कोहल से टोटल अपने पास 4 आ गए। ईथर पे जाएं। अब ईथर में कार्बन के ऊपर नहीं, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट होने वाला है, राइट? 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट होने वाला है। तो अब बॉन्ड्स को देखो जरा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इक्विवेलेंट है, कहीं पे भी बीच में इंसर्ट कर दो एक ही बात है। ये वाला बॉन्ड डिफरेंट है, तो यहां से 2 आइसोमर दिखाई दे गए, एक यहां और एक यहां। यहां पे तो तीनों के तीनों ही इक्विवेलेंट है, कहीं पे भी लगा दो ऑक्सीजन एक ही आइसोमर मिलेगा आपको। तो यहां से टोटल मिले अपने को 3 और गिव्स अस अ टोटल ऑफ 7, मतलब C4H10O के टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। आई बात समझ, अप्रोच समझ में आई? सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फिर फंक्शनल, फिर चेन और फिर पोजीशन। इसी तरीके से प्रोसीड करो आप, कभी भी एक्स्ट्रा या फिर कम नहीं मार्क करोगे आप। आगे चलते हैं अब मेटामर्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये फंक्शनल ग्रुप ये चेन आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल केस है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था ईथर के केस में मेटामर्स कब होते हैं? जब कार्बन चेन के बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो इसके लिए आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स चाहिए जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, जैसे कि ईथर, एस्टर, एनहाइड्राइड, कीटोन, ये सब बीच में आते हैं, कार्बन चेन के बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ये इसको। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मेटामर्स बनते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास लेट्स से 4 कार्बन एटम्स हैं और उससे मुझे डिफरेंट ईथर्स बनाने हैं, तो या तो आप दोनों तरफ 2-2 लगा दो, या फिर आप एक तरफ 1 लगा के दूसरी तरफ 3 लगा दो। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप बोलोगे आप? दे आर मेटामर्स। अगर मेटामर्स का ऑप्शन है तो वही मार्क करो, नहीं है तो चेन आइसोमेरिज्म भी चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल केस है। ये तो वही है घिसी पिटी जो बात हम अभी तक शुरू में बोलते आए हैं कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो उससे अपने पास रिंग भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, गिविंग राइज टू रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, मतलब एटम्स का आपस में कनेक्शन तो सेम है लेकिन स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है वो चीज डिफरेंट है। और इसके 2 पार्ट्स आते हैं, एक है कन्फिग्रेशनल और दूसरा है कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल मैंने आपको बोला हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो में देखने के लिए, पर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगी। कन्फर्मर्स कैसे बनते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होती है, रूम टेम्परेचर की एनर्जी से भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होती रहती है कंपाउंड में। इट इज अ फ्री रोटेशन, कुछ भी बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर मेकिंग नहीं इन्वॉल्व होता उसमें, वो आराम से हो सकता है। लेकिन जो कन्फिग्रेशनल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनमें अगर आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना है तो फिर इसमें आपको बॉन्ड्स को ब्रेक करके दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ रोटेशन से या बिना बॉन्ड्स तोड़े किसी तरीके से आप नहीं कर सकते हो। और इसमें पहला टाइप आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहली है कि भाई कोई ऐसा एक बॉन्ड होना चाहिए जिसके अबाउट आप फ्रीली रोटेशन नहीं कर सकते हो, जैसे सिग्मा बॉन्ड में है ना, फ्री रोटेट कर सकते हो आप, तो वैसा ऐसा कोई बॉन्ड होना चाहिए जिसके अबाउट रोटेशन फ्री नहीं है। दूसरी बात, जिस बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड मोशन है उसमें एक साइड पे एक जैसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, एक साइड पे एक जैसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, एक डबल बॉन्ड के अबाउट। डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड मोशन क्यों होता है? क्योंकि भाई ये जो बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड जो बना है, वो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है, लैटरल ओवरलैप से। तो अब अगर आप इसको ऐसे रोटेट करना चाहोगे तो आप बॉन्ड ब्रेक कर दोगे।
बॉन्ड को तोड़े बिना आप फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, बॉन्ड को तोड़े बिना आप रोटेशन नहीं कर सकते। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा? जब इस पॉइंट पे जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं दे आर डिफरेंट, वो सेम नहीं होने चाहिए। इस पॉइंट पे जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं दे आर डिफरेंट, वो सेम नहीं होने चाहिए। और होता क्यों है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्योंकि देखो या अभी 4 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट्स से d1 है, और अगर मैंने इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, लेट्स से इसको g2 को यहां पे रख दिया, g1 को यहां पे रख दिया, तो अभी देखो जरा 4 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या चेंज हो गया? क्या ये डिस्टेंस d2 हो गया? और क्या मैंने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को चेंज किया, कनेक्शन को चेंज किया क्या? इस कार्बन पे पहले भी आप क्या बोलते, आप बोलोगे कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे G1 G2 जुड़ा है, अभी भी तो सेम ही चीज बोलोगे। चेंज क्या हुआ है? उसका स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हुआ है और डिस्टेंस वेरी हो गया, ग्रुप्स का आपस में डिस्टेंस चेंज हो गया। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर तो हो ही सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा ना, हम उसको भी एक ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे। इनफैक्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। इसमें कैसे होगा? दोनों लोन पेयर सेम साइड पे हो सकते हैं, दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड पे हो सकते हैं। सिमिलरली लोन पेयर के ऑपोजिट G4 है, लोन पेयर के ऑपोजिट G3 भी हो सकता है, इधर अगर लोन पेयर बना दिया तो ये हुआ डबल बॉन्ड के अबाउट। अब हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसी होती है। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, बॉन्ड भले ही सिग्मा है लेकिन आप फ्रीली उसको मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ऐसे करके अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है यहां पे, इसके अबाउट अगर आप ऐसे रोटेशन करोगे तो ये रिंग टूट गया ना, रिंग जुड़ा नहीं रहा ना। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं, जरूरी नहीं है कि इन्हीं के अबाउट ग्रुप्स जुड़े पे आपको GI मिलेगा, दूर दूर भी होंगे तो भी चलेगा, इतना दूर दूर ऑपोजिट साइड्स पे भी होंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कब कहां पे शो होता है? डबल बॉन्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। पहला आता है सिस ट्रांस। देखो सिस ट्रांस की ना थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स के ऊपर आप सिस ट्रांस का स्टैंप नहीं लगा सकते हो, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको समझते हैं। पहले देखते हैं कि सिस ट्रांस होता क्या क्या है। अगर इस कार्बन के अबाउट दो ग्रुप सेम साइड पे हैं, जैसे CH3 सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो इसको आप बोलोगे सिस। ऑपोजिट साइड पे होंगे तो इसको आप बोलोगे ट्रांस। मान लो इस कंपाउंड में जैसे आपको गिवन है, दोनों कार्बन्स के ऊपर सिर्फ CH3 ही कॉमन है, बाकी के ग्रुप्स डिफरेंट है। इवन इन दैट केस अगर वो सेम साइड पे आ रहे हैं तो आप इसको सिस लेबल कर सकते हो, अगर वो ऑपोजिट साइड पे हैं तो वो आप ट्रांस बोल सकते हो। पर अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें चारों ग्रुप्स ही डिफरेंट है, कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं है, उस केस में अपने को EZ यूज करना पड़ेगा। उस केस में सिस ट्रांस नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, EZ इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इस केस में EZ को यूज कर सकते हो। EZ इज अ ब्रॉडर कैटेगरी जो सब जगह यूज हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, लेकिन सिस ट्रांस की रिस्ट्रिक्शंस हैं। चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने पे सिस ट्रांस नहीं यूज होगा, EZ यूज होगा। EZ यूज करने के लिए हमें इन सारे ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं कैन-इनगोल्ड-टिलॉग के रूल्स से, CIP रूल्स जिनको हम बोलते हैं। क्विकली लेट्स टेक अ लुक एट दीज रूल्स। आपको क्या करना है, जो कार्बन के ऊपर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसमें जो फर्स्ट एटम है उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप कंपैरिजन करोगे। बाकी के सारे एटम्स नहीं कंसिडर करने हैं, पहले जो डायरेक्टली लिंक्ड है उसी को कंसिडर करना है। क्योंकि यहाँ पे टाई हो रहा है, दोनों ही कार्बन है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एटम्स के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ एटम्स पे जाके अब देखो आयोडीन भी है, ब्रोमीन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसमें से कौन सा कंसिडर करना चाहिए? तो अब आपको दोनों कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला, दोनों आपस में बात करेंगे कि हाँ दिखा तेरे पास क्या है पिटारे में, सबसे बड़ा कौन? वो बोला मेरे पास तो आयोडीन है।
बोला तू क्या बात कर रहा है, मेरे पास भी है, ये भी टाई हो गया। अब आप नेक्स्ट वाले पे जाओ, विच इज द नेक्स्ट हाईएस्ट। नेक्स्ट हाईएस्ट ये बोला मेरे पास ब्रोमीन है, तेरे पास क्या है, वो बोला मेरे पास ऑक्सीजन है। हो गई इसकी टाइम फिर यहीं पे। अब आपको तीसरा एटम कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है, सेकंड हाईएस्ट पे आते ही अपना डिसीजन हो गया कि भाई ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है। बेसिस क्या लिया हमने इन सारे के लिए, एटॉमिक नंबर का बेसिस लिया हमने। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स जुड़े होते हैं, तो उनको प्रायोरिटीज में असाइन करने के लिए उसको इस तरीके से ओपन करना है हमें। जैसे ए डबल बॉन्ड बी है तो वो बन जाएगा ए बी और ये बी के साथ ए वापस। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ए के साथ 3 बॉन्ड बी के और पहले वाले बी के साथ 2 बॉन्ड ए के। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे CHO है, CHO मतलब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे साइनाइड है मतलब C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसको कैसा ओपन करेंगे अपन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ वापस कार्बन, कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के साथ वापस से 2 कार्बन। अब हम इसकी प्रायोरिटीज को असाइन करेंगे। इसके साथ जुड़ा पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, टाई हो गया। अगले पे जाओ, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन है इसके पास, ऑक्सीजन। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन है इसके पास, नाइट्रोजन। यहीं पे डिसीजन हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, यहीं पे डिसीजन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, दिस इज प्रायोरिटी 1, दिस इज प्रायोरिटी 2। एक बार प्रायोरिटीज असाइन हो जाए सारे ग्रुप्स को, इस तरफ भी कर देते हैं, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2। एक बार अगर प्रायोरिटीज असाइन हो जाए, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर सेम साइड पे हैं तो उसको हम बोलेंगे Z, जैसे कि एक Z आइसोमर है। अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हो तो उसको हम बोलेंगे E। समझ में आई बात, EZ समझ में आ गया सबको, ज्योमेट्रिकल खत्म हो जा रहा है इस पे। E हो गया अपना ऑपोजिट साइड, Z हो गया अपना सेम साइड। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लिए जाए। स्पेशल केसेस में सबसे पहले आता है क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स होते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक आपके पास डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं एडजेसेंट पोजीशंस पे। इसमें एक ही है, इसमें 2 हो गए एक साथ, इसमें 3 हो गए एक साथ। तो क्यूमुलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्टरनेट तरीके से चलती है। जैसे एक डबल बॉन्ड है तो ये बिल्कुल दिखाएगा GI, 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो फिर इस केस में ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा पाएगा। 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो फिर से दिखाएगा, 4 डबल बॉन्ड्स हो गए तो फिर से नहीं दिखाएगा। ऐसा ऑल्टरनेट चलता है और इसका रहस्य छुपा हुआ है इसके p ऑर्बिटल्स में। इससे पहले डबल बॉन्ड्स अगर और नंबर होंगे तो फिर GI होगा, इवन नंबर होंगे तो फिर GI नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। वो कैसे होगा हम बाद में देखेंगे। रीजन देखते हैं अब इसका। ये वाला कंपाउंड हमने यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की फॉर्म में बनाया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें जरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। sp2 मतलब क्या, sp2 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स अरेंज्ड इन वन प्लेन 120 डिग्री एंगल पे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा 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 होता है। ये 120 डिग्री के एंगल पे 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो अब ये तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होते हैं। अब अगर ये एक पाई बॉन्ड भी बना रहा हो तो इसका p ऑर्बिटल इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आई बात, याद आया ना। ये इस कार्बन के ऊपर अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और ये तीनों सिग्मा बॉन्ड इस प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, स्क्रीन के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। तो इसका जो p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ। समझ में आया, इसका p ऑर्बिटल अगर ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ इसके साथ ओवरलैप करेगा, यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। बीच वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखी जाए जरा, क्या ये sp दिखाई दे रही है, 2 सिग्मा बॉन्ड 180 पे, एक इधर सिग्मा बॉन्ड एक इधर सिग्मा बॉन्ड, और 2 ही ये पाई बॉन्ड बना रहा है। वापस से इसके ऊपर आता है, इस वाले कार्बन के लिए जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो इस बार स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ऐसा। तो यानी कि p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा वो इसके परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा।
ऐसा होगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये उसका डायग्राम। तो अब समझ में आया आपको बॉन्ड्स ऑल्टरनेट कैसे होते जा रहे हैं। फर्स्ट कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो स्क्रीन के प्लेन में लाई कर रहे हैं, लास्ट वाले कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। कैसे? क्योंकि अगर मैंने मान लो इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दिया, ये 2 बना दिया, ये मैंने 1 बना दिया, क्या इसमें से किसी भी ग्रुप का आपस में डिफरेंस हुआ, चेंज हुआ डिस्टेंस का? G4 पहले कितने डिस्टेंस पे था G1 से और अभी कितने डिस्टेंस पे है, क्या वो सेम नहीं हो जाएगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां से होगा? आई बात समझ में? तो इस रूल को याद रखोगे आप, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो ज्योमेट्रिकल होगा, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो ऑप्टिकल होगा। ये हो गया पहला केस क्यूमुलिन्स का। अब इसके बाद तो एकदम समझ में आएगा आपको अच्छे से। स्पाइरो कंपाउंड्स को देखा जाए, अगर एक रिंग देखा अगर मैंने, तो एक रिंग के जो 2 बॉन्ड्स हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये रिंग है आपका, ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये नीचे वाला बॉन्ड, ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये नीचे वाला बॉन्ड, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन अगर 2 रिंग्स हो गई तो देखो जरा, इस रिंग के साथ जुड़े हुए ये वाले बॉन्ड को और ये वाले बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये सेम प्लेन में होने चाहिए ना, ये सेम प्लेन में होने चाहिए ना, जिसकी वजह से सेकंड वाला जो रिंग है वो पहली वाली रिंग के परपेंडिकुलर हो गया। आई बात समझ? ये एक था, ये एक है। इस वाले रिंग के लिए बॉन्ड इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। इस वाली रिंग के लिए बॉन्ड इधर बाहर को आएगा और अंदर को जाएगा। इसीलिए जब ये बॉन्ड्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो अब ये GI नहीं, ये OI दिखाएंगे। परपेंडिकुलर प्लेन्स हो गए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएंगे। एक और रिंग लगा दिया तो ये वापस से उसी प्लेन में आ गए, वापस से GI के लिए क्वालिफाई हो गए। आई बात समझ? इसका भी थंब रूल, ऑड है तो फिर GI, इवन है तो फिर OI। सेम ही चलना है सब जगह पे। पहले वाले केस में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो GI, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो OI। और तीसरा केस है बेंजीन डेरिवेटिव्स। अगर दो फिनाइल रिंग्स आपस में कनेक्टेड हों, अगर उसके ऊपर कुछ ग्रुप्स लगा दिए मान लो मैंने, पर ये ग्रुप्स लगाए हैं इसकी रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन के ऊपर, इसकी रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन के ऊपर, तो इन ग्रुप्स में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, दूर दूर होंगे, एकदम पीछे की तरफ जा रहे होंगे, आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर इस बॉन्ड के अबाउट आराम से सिग्मा रोटेशन होगा, विच विल नॉट गिव राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, क्योंकि बॉन्ड्स कहां पे हैं? ये मेटा पोजिशन पे हैं। पर अगर इन्हीं बॉन्ड्स को मैंने ऑर्थो पोजिशन पे लगा दिया, इन्हीं बॉन्ड्स को अगर हमने ऑर्थो पोजिशन पे लगा दिया, तो इन बॉन्ड्स के बीच में इतनी रिपल्जन होती है कि एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश में रिंग को प्लेन से ही निकाल देते हैं। अब भले ही ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसके अबाउट आप रोटेशन नहीं कर सकते हो, ये फिक्स्ड हो गया। दिस हैज नाउ बिकम अ रिजिड स्ट्रक्चर, नो सिग्मा रोटेशन पॉसिबल। और जैसे ही ये रिजिड स्ट्रक्चर बना तो देखो, नाउ दिस विल गिव राइज टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल अभी भी नहीं होगा इसमें। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो मैंने आयोडीन और ब्रोमीन का पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ज्योमेट्रिकल होगा? नहीं होगा। समझ में आई बात? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अच्छा, रिंग बढ़ा देते हैं, एक और रिंग लगा दिया, एक और रिंग लगा दिया भाई हमने, तो ये दोनों रिंग्स सेम प्लेन में आ गई, ये सारे बॉन्ड्स सेम प्लेन में आ गए। अब अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इधर ब्रोमीन और इधर आयोडीन, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस केस में ज्योमेट्रिकल होगा और ऑप्टिकल नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। ये अगर मिथाइल ग्रुप्स ना होते ना,
ऑर्थो पोजीशन वाले, फिर ये पॉसिबल नहीं था। ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो अपना प्लेन चेंज करेगा। आई बात समझ? तभी वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि रिपल्जन हो रही होगी। तो यहां पे भी अगर हम जनरलाइज करके बोले, वही चलना है। अगर ऑड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स हैं, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स हैं उसके ऊपर, तो फिर वो जीआई दिखाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स हैं उसके ऊपर, फिर वो ओआई दिखाएगा। ये हुए आपके स्पेशल केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, विच इज द हार्ट ऑफ दिस वीडियो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? जब कोई ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं कि जिनको ट्यूब में बंद किया, उसमें से पीपीएल अगर पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो फिर वो उसको सीधे से रोटेट कर देंगे किसी ना किसी एंगल पे, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ना कुछ तो वो रोटेट कर देंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। किस तरफ रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बेस्ड अपॉन दैट उनकी दो कैटेगरीज हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, लीवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कब होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी? कंडीशन क्या है? क्या हम स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। The necessary and sufficient condition for a compound to show optical activity is chirality. अगर कंपाउंड कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कंपाउंड ए कायरल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आखिर क्या भलाई है कायरलिटी? क्या मतलब होता है कायरलिटी का? कायरलिटी मतलब जब कोई मॉलिक्यूल कंप्लीटली एसिमेट्रिकल हो, उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। और ये कब होता है? जब किसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो तब हम बोलते हैं कि वो कायरल है, एसिमेट्रिकल है। समझ में आया? कायरलिटी इज द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। कायरलिटी का मतलब एसिमेट्रिक होना। एसिमेट्रिक नेचर कैसे प्रूव होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के साथ। जैसे कि अगर एक सिंगल कार्बन का कोई मॉलिक्यूल हो जिसपे कि चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो, तो बना लो इसका मिरर इमेज। अब एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे। तो सच अ कार्बन, सच अ कंपाउंड इज अ कायरल कंपाउंड, मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एकायरल कंपाउंड्स। A pair of non-superimposable mirror images is called enantiomers. जैसे ये जो दोनों कंपाउंड्स अपने सामने पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इनके पेयर को हम बोलेंगे इट इज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। कायरल सेंटर की बात करें अगर, ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उसको कायरल बोलते हैं। वो कब होता है? जब उसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। तो मतलब अगर मेरे पास ऐसे लंबा सा कुछ कंपाउंड दिया हो, तो मुझे बस उसमें सिर्फ ये स्पॉट करना है कि ऐसे कौन से कार्बन्स हैं जिसके चारों बॉन्ड एक जैसे ना हो, चारों बॉन्ड डिफरेंट हो, उन कार्बन्स को अपन मार्क कर देंगे, बोलेंगे ये कायरल कार्बन्स हैं। अगर किसी कंपाउंड में कायरलिटी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा ही। हाँ, अगर किसी कंपाउंड में एग्जैक्टली एक कायरल कार्बन है, तो फिर वो कंपाउंड भी कायरल होने वाला है। समझ में आया? उल्टा पुल्टा है ये। कंपाउंड अगर कायरल बोल रहे हो आप, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कायरल कार्बन होगा ही होगा, नॉट नेसेसरी। लेकिन उल्टा नेसेसरी है। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो फिर वो कंपाउंड कायरल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक ही होना चाहिए। हाँ, दो होंगे तो नेसेसरी नहीं है, अभी आगे देखेंगे हम।
एग्जैक्टली अगर एक ही कायरल कार्बन है तो फिर वो कंपाउंड भी कायरल होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टूल और सीख लेते हैं, वो है फिशर प्रोजेक्शन बनाना। फिशर प्रोजेक्शन मतलब एक 3D कंपाउंड का 2D प्रोजेक्शन। जैसे कि एक टेट्राहेड्रल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज अपने सामने है, चारों ग्रुप्स इसके डिफरेंट हैं, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसको ना यहां से व्यू कर रहे हैं हम, अपनी आंख जरा यहां पे लेंड कर दो, इधर इधर रख के अपन इसको देख रहे हैं, तो अपने को क्या नजर आएगा? अपने को नजर आएगा कि ये जो C और D बॉन्ड्स हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसे लेफ्ट पे मुझे D नजर आएगा, राइट पे मुझे C नजर आएगा, ऐसे मेरी तरफ आ रहे होंगे। मुझे ऊपर जाता हुआ पीछे की तरफ A नजर आएगा, ऊपर और पीछे, B नीचे और पीछे। समझ में आया? कुछ ऐसा दिखाई देगा ये अपने को। D और C अपनी तरफ आते हुए, A और B दूर जाते हुए, और वर्टिकल होंगे, C और D हॉरिजॉन्टल होंगे। बस जो दिखाई दे रहा है उसी को अपन ने पेपर पे पिचका देना है, तो ये दिखाई देगा अपने को, और ये फिशर प्रोजेक्शन तैयार हो गया अपने पास। ये फिशर प्रोजेक्शन तब है जब एक ही कायरल कार्बन हो अपने पास, एक ही कायरल कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर दो कार्बन्स कायरल हो, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, इसका अपने को फिशर बनाना है, तो ये तो बड़ा मस्त तरीका होता है। ऐसा इमेजिन करो आप अपने बेड पे लेटे हुए हो, सीलिंग की तरफ देख रहे हो। होपफुली आपका कमरा इससे थोड़ा ज्यादा साफ होगा, बट मान लो आप ऐसे लेटे हो, सीलिंग पे देख रहे हो, और पंखे की जगह पे ये मॉलिक्यूल लटक रहा है। ए और डी के सहारे ये मॉलिक्यूल लटक रहा है, तो क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा बी, सी, ई और एफ ये आपकी तरफ आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ए और डी आपसे दूर जा रहे हैं, बराबर है? जो दिखाई दे रहा है वही बना देंगे हम। हमें दिखाई देगा बी मेरी लेफ्ट पे, सी मेरी राइट पे, ई मेरी लेफ्ट पे, एफ मेरी राइट पे, ए ऊपर, डी नीचे। फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल एक्सिस पे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम अस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होते हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। अब जरा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। हाउ टू असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशंस। अगर एक ही कायरल कार्बन वाला कंपाउंड हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3-हेक्सेनॉल, तो ये वाला कार्बन जो है ये यहां पे कायरल हो गया। इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करने के लिए एक थंब रूल है कि भाई जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपसे दूर जाना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए। आपको मॉलिक्यूल को ऐसे व्यू करना है कि वो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपसे दूर जा रहा है। लीस्ट प्रायोरिटी वाला क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, बाकी सब तो कार्बन, OH, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, ये लीस्ट प्रायोरिटी हो गया। प्रायोरिटीज भाई CIP रूल्स ही यूज करने हैं आपको। तो ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला आपसे दूर जा रहा है। अब बाकी के तीनों ग्रुप्स को प्रायोरिटीज को असाइन कर दो। ये पहला प्रायोरिटी ऑक्सीजन है, ये दोनों ही कार्बन है, पर इस कार्बन के पास एक और कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 और कार्बन है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी। तो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको भूल जाओ, बाकी के तीनों ग्रुप्स के हिसाब से 1 2 3 करते हुए देखो किस तरफ रोटेशन हो रहा है। क्या इसका 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? मतलब कि एक एस कॉन्फ़िगरेशन है। एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, समझा? तो ये एक एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मिरर इमेज बनाते हैं जरा। मिरर इमेज बना के ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। C3H7 इधर, ऊपर की तरफ C2H5, आगे आता हुआ OH, पीछे जाता हुआ H। अभी भी सेम चीज करेंगे, इसका भी अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। प्रायोरिटीज तो हमें ऑलरेडी पता ही है, ऑक्सीजन वाले का फर्स्ट, C3H7 का सेकेंड, C2H5 का थर्ड। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप गोइंग अवे, 1 2 3 करके देखो, घुमाओ जरा किधर घूम रहा है, 1 2 3, और ये क्लॉकवाइज घुमा। क्लॉकवाइज मतलब कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपके पास R। मिरर इमेजेस थे तो R का S हो गया, S का R हो गया। अगर कोई इनैंशियोमर्स होंगे, एक कार्बन के ऊपर बात कर रही हूं मैं, अगर कोई मिरर इमेजेस हैं तो एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी पुल्टी हो जाएगी, S का R बन जाएगा, R का S बन जाएगा। समझ में आ गया?
ये हो गया जब आपके पास पर्सपेक्टिव ड्राइंग बना के दिया हुआ है। अब इसको यहां से व्यू करते हुए इसका फिशर बना लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन के लिए आर एंड एस कैसे असाइन करना है वो देखेंगे अभी। अच्छा, इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। अच्छा, इनका फिशर से आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए मेथड आपको सेम ही यूज करना है। क्या करना है? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपसे दूर जाना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी के तीनों ग्रुप्स को 1 2 3 असाइन करो। क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस। बस इतना ही करना है आपको। फिशर के अंदर भी यही चीज करनी है आपको। लेकिन इसमें तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब तो होता है कि वो अपनी तरफ आ रहा है, अपने से दूर तो जा नहीं रहा है। तो इसमें थोड़ा सा झोल है, मतलब ये फिशर को अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये फिशर हमें मंजूर नहीं है, इसके बेसिस पे हम आर एस नहीं बता सकते। तो इसमें जो जो चेंजेस कर सकते हैं हम फिशर के ऊपर वो डिस्कस करते हैं अपन। फिशर के ऊपर अगर आपने 90 डिग्री रोटेशन किया तो फिर वो आपने कंपाउंड को चेंज कर दिया। अब वो कंपाउंड वही सेम नहीं रहा जहां से आपने शुरू किया था, बल्कि आपने इसका इनैंशियोमर बना दिया है। तो इसीलिए 90 डिग्री रोटेशन अलाउड नहीं होता। 90 डिग्री रोटेशन कर रहे हो, इसका अगर आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकाला वो ओरिजिनल कंपाउंड से ऑपोजिट होगा। मान लो ये आर आया तो इसका मतलब जहां से आपने शुरू किया था वो एस था। इनैंशियोमर बना दिया ना, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन बिल्कुल अलाउड होती है। ये अगर आर है तो ये भी आर ही रहेगा। ये दोनों कंपाउंड इसका मतलब आइडेंटिकल है। 180 डिग्री रोटेशन से कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आता, वो आइडेंटिकल रहते हैं। तीसरा आता है पेयर एक्सचेंज करना। पेयर एक्सचेंज करने का मतलब होता है ए को सी की जगह पे ले जाओ, सी को ए की जगह पे ले जाओ। ये एक्सचेंज कर दिया हमने, इन दोनों की पोजीशंस को एक्सचेंज कर दिया। तो ऐसा अगर आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर रहे हो तो मतलब आप उसका इनैंशियोमर बना रहे हो। तो मतलब अगर आपका ओरिजिनल कंपाउंड आर था तो अभी वाला एस होने वाला है। उल्टा पुल्टा कर दिया है आपने। अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर रहे हो, जैसे ए को सी की जगह पे ले गए, सी को ए की जगह पे ले गए, एक एक्सचेंज, बी और डी को उल्टा पल्टी कर दिया, ये दो एक्सचेंज। तो ऐसे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर आप कर रहे हो तो फिर आप कंपाउंड को चेंज नहीं कर रहे हो, दे आर रिमेनिंग आइडेंटिकल। मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। समझ में आया? तो फिशर के ऊपर किस किस टाइप के फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। 90 डिग्री नॉट अलाउड, 180 अलाउड, वन पेयर एक्सचेंज या ऑड नंबर एक्सचेंज नॉट अलाउड, इवन नंबर एक्सचेंज अलाउड। इसके बेसिस पे अब हम इनके फिशर से इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बता सकते हैं। ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये एक, ये दो और ये तीन, 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा मतलब आर, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो मतलब ये आर नहीं, ये एस है। आई बात समझ में? क्या किया हमने? हमने इस कंपाउंड को एज इट इज रहने दिया। हाइड्रोजन अगर वर्टिकल एक्सिस पे नहीं था, हमने उसको एज इट इज रहने दिया। बाकी के तीनों ग्रुप्स का रोटेशन देख लिया, वो आ रहा था क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन आर, क्योंकि क्लॉकवाइज है। लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे नहीं था तो मतलब ये आर नहीं, ये एस है। फाइनल रिजल्ट बताने से पहले उल्टा कर सकते हो आप। नहीं तो क्या करोगे? आप इसमें एक्सचेंजेस कर दो, C2H5 एज इट इज रहने दो, H को एक बार इधर ले आओ, एक बार OH को इधर ले आओ, ये हो गया एक एक्सचेंज। अब दूसरा एक्सचेंज भी कर दो, C3H7 को इधर ले आओ, हाइड्रोजन को इधर ले आओ। देख रहे हो आप, हमने दो एक्सचेंजेस कर दिए। अब हाइड्रोजन वर्टिकल एक्सिस पे आ चुका है। अब आप ग्रुप्स की रोटेशन देखो, ये एक, ये दो और ये तीन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन एस है आपका। इसी तरीके से आप इस फिशर का भी कर सकते हो। समझ में आया? दिस कैन बी डन इन ईदर वे। ये हो गया आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करना है।
अब इसमें आप लोग गड़बड़ क्या करोगे? आपको जितना बोला जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग तो चलता ही है बंदे का। मैंने आपको बोला कि भाई हाइड्रोजन अगर अपनी सही जगह पे ना हो, निर्धारित जगह क्या थी इसकी, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, बाकी सबका असाइन करके फाइनल आंसर में उल्टा बता देना, जो भी आपका रोटेशन आया फाइनल आंसर में उसका उल्टा बता देना। आप बोलोगे बढ़िया बात बता दी मैम ने। फिर आप इसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग में भी यूज करने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे हाइड्रोजन अच्छा यहां पे है, इसको होना चाहिए था यहां पे, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो इसको होना चाहिए था CH3 की जगह पे, पर ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3 का रोटेशन ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो होना चाहिए R, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन अपनी निर्धारित जगह पे नहीं है तो हम बोलेंगे S, उल्टा कर देंगे, फाइनल आंसर से उल्टा कर देंगे। ऐसा सोचेंगे हम? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप, दिस इज रॉन्ग। फिशर बना के दिखाऊं आपको? फिशर बना के देखते हैं इसका क्या आ रहा है इसका। फिर से यहां से व्यू करेंगे, ये बनेगा इसका फिशर, OH लेफ्ट पे, CH3 राइट पे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। तो हाइड्रोजन बिल्कुल अपनी सही जगह पे है, 1 2 और 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन R ही है, पर अपन ने S बोल दी थी उल्टा करके। तो ये गलती मत करना। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपनी राइट जगह पे नहीं है तो फाइनल आंसर उल्टा करने वाला ये जो शॉर्टकट है वो सिर्फ फिशर में चलता है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग में नहीं चलता है। समझ में आई बात? पर्सपेक्टिव में अगर आपको करना है तो आप अपनी आंखें चेंज कर लो, आप इसको यहां से व्यू करते हुए देखो, 1 2 3 यहां से व्यू करोगे तो हाइड्रोजन अपने आप आपसे दूर हो गया ना, पीछे की तरफ जाने लगा ना, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रही है, आप ऑटोमेटिकली R बोलोगे आंसर, उल्टा मत कर देना। समझ में आई बात? ये पहली मिस्टेक है जो आप करते हो, वर्ड ऑफ कॉशन। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, भाई इसमें ना ये जो RS है और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई R कॉन्फ़िगरेशन वाला आइसोमर है तो वो डेक्स्ट्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं नहीं लिखा है ये। डेक्स्ट्रो और लीवो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, R और S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाते हैं, उसका डेक्स्ट्रो लीवो से कोई लेना देना नहीं है। समझी बात? इस चीज में गड़बड़ मत करके आना। ये हुआ आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 कायरल कार्बन वाले कंपाउंड में क्या होता है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, अपने पास कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं फटाफट, अब तो हम जल्दी कर देंगे। इस कार्बन के ऊपर कायरलिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ। 1 2 और 3 ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी होना चाहिए था S, पर हाइड्रोजन सही जगह पे नहीं है तो ये हो जाएगा R। सिमिलरली यहां पे देखते हैं 1 2 और ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी R आएगा। करके देख लेना आप अपने हिसाब से, अपनी स्पीड पे। इसका अगर हमने मिरर इमेज बना दिया तो एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई ये S और S होने वाले हैं, आप निकाल के देख के वेरीफाई कर लेना। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, और इस पेयर को हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। इसका एक तीसरा वेरिएंट भी बनेगा। इस वेरिएंट में क्या होने वाला है, इस बार ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, आप जब इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस निकालोगे तो इस ऊपर वाले के लिए आएगा S, नीचे वाले के लिए आएगा R। देख लो, देखो ये इतना इतना टुकड़ा इसके साथ सिमिलर है, ये इतना इतना टुकड़ा ये इसके साथ सिमिलर है, तो ये ऊपर आया S, ये नीचे आया R, तो मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हुए? मतलब विद इन दी कंपाउंड ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया आपके पास, जिसकी वजह से इस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। दिस विल बी एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, मीजो कंपाउंड बोलते हैं हम इसको।
ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कुछ भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेजेस नहीं है, उनको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मान लो ये कंपाउंड 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 और 2 आपस में कैसे रिलेटेड है, आप बोलोगे वो एनांशियोमर्स हैं। आपसे पूछा गया 1 और 3 आपस में कैसे रिलेटेड है, तो वो डायास्टीरियोमर्स हैं। आपसे पूछा गया सेकंड एंड थर्ड ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये भी आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं। समझ में आई बात? अ मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स 1:1 रेशो में, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कैसे देखनी है आपको कायरलिटी? 2 कंडीशंस देखनी है आपको, 2 चीजें चेक करनी है भाई। एक तो उस साइक्लिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक कायरल कार्बन तो होना चाहिए। अगर एक भी कायरल कार्बन नहीं है तो कंपाउंड एकायरल हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एकायरल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, उसमें ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना ही उसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या होता है दिखा देते हैं आपको, अभी दिखा देते हैं। मान लो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके साइक्लोब्यूटेन के ऊपर, तो देखो ये वाला कार्बन भी कायरल है। क्यों कायरल है? ऊपर हाइड्रोजन, नीचे ब्रोमीन, लेफ्ट पे कुछ और ग्रुप है, राइट पे कुछ और ग्रुप है। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। आप देख लो चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है, 4 कायरल कार्बन हैं इसमें, पर फिर भी ये जो कंपाउंड है वो ओवरऑल एकायरल है। रीजन? क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके डायगनली ऑपोजिट एंड्स एग्जैक्टली सेम हो। तो ये देखो डायगनली ऑपोजिट एंड्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सारे डायगनली ऑपोजिट एंड्स पे सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये कंपाउंड को एकायरल बना देता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। देखिए जरा एक और एग्जांपल, इस वाले कंपाउंड में देखो जरा, क्या इस बार आपको कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑपोजिट, ब्रोमीन ब्रोमीन ऑपोजिट, लेकिन हाइड्रोजन के ऑपोजिट यहां पे क्लोरीन आ रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। कार्बन्स तो अभी भी सारे कायरल हैं, देख सकते हो आप, ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, लेकिन इस बार इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो जरा, अगर मैं एक प्लेन पास कर दूं डायगनली इन सारे ग्रुप्स को इंक्लूड करता हुआ, तो क्या लेफ्ट और राइट हिस्सा सेम आया? तो बिकॉज ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला कंपाउंड भी एकायरल है। इसमें आप देखो चारों कार्बन्स अभी भी कायरल हैं, और इसमें ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज अ कायरल कंपाउंड। तो ये हुआ आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी अब आपको समझ में आया आई थिंक। इसके भी स्पेशल केसेस देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कब कब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बस अब आपको रीजन समझ में आता है अच्छे से, क्योंकि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। क्यूमुलिन्स में भी आता है, फिर उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड्स में भी आता है, फिर उसके बाद बेंजीन डेरिवेटिव्स में भी सेम चीज आती है, एग्जैक्टली सेम, वही सेम रूल्स चलेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक बात। अब लास्ट टॉपिक आता है अपना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये कैसे कैलकुलेट करना है? इसमें 2 केसेस बनाओगे आप। एक तो होगा जब आपका स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। उस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n, जहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। आप बोलोगे ये स्टीरियो सेंटर्स क्या बला है भाई? स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है कोई ऐसी लोकेशन जहां पे किसी ना किसी टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रही हो। जैसे इस केस में एक डबल बॉन्ड है, यहां पे GI हो सकता है, देखो ग्रुप्स भी डिफरेंट है और डबल बॉन्ड भी है। सिमिलरली यहां पे भी एक GI हो सकता है। तो इसमें 2 स्टीरियो सेंटर्स हो गए, एंड हेंस इसके 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे।
एज एन एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ, मुझे उन स्टीरियो आइसोमर्स के नाम लिख के बताओ, मतलब कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होगी। अगर आपके कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है तो देखो, वैसे तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स वाले क्वेश्चन तो वो भी नहीं पूछेंगे आपसे। मान लो आपके पास 2 स्टीरियो सेंटर्स वाला कोई कंपाउंड है जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मान लो यहां पे एक सिस और एक ट्रांस, एक सिस और एक सिस, एक ट्रांस और एक ट्रांस, और चौथा होगा, आंसर ही बता दिया मैंने आपको। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन कौन से आइसोमर्स होंगे, इसमें डिस्कस ही करना पड़ेगा अपने को। लास्ट वाला केस होगा ट्रांस और सिस। अगर इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये पहला और आखिरी, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? आप बोले नहीं, इस तरफ सिस है, इस तरफ ट्रांस है। मैंने बोला नहीं, उल्टा करके देख लो, एक ही बात हुई ना, रेपिटेशन हो गया ना ये केस का। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस आए थे आपके पास 2 पावर n, यानी कि 4, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आई बात? 4 में से एक केस सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, तो इसलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आए ओनली 3। अभी हमने देखा भी था ना, जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन में हुआ था, सेम चीज यहां पे भी होगी। RS कॉन्फ़िगरेशन वाले में भी एक तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन रहा था और एक आपका तीसरा मीजो कंपाउंड बन रहा था, वही चीज यहां पे हो रही है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, व्हेन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इज मोर देन 2। वैसे अभी तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया मोर देन 2 वाला, अगर आए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आइसोमेरिज्म आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।